नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई की टीम अब आनंद गिरी को बुधवार को हरिद्वार स्थित उसके आश्रम लेकर आई। सीबीआई की टीम आनंद गिरी के निर्माणाधीन आश्रम के करीब 7 घंटे वहां पर रुकी। आश्रम की तलाशी इस दौरान सीबीआई ने ली। टीम को कुछ जरूरी दस्तावेज और आनंद गिरी का लैपटॉप यहां से मिला है। सीबीआई ने आनंद गिरी से जुड़े कुछ लोगों को भी आश्रम से बुलाया। आज भी सीबीआई आनंद गिरी से बीते कुछ महीनों पहले मिले लोग और ठिकानों पर छापेमारी करेगी और इसके साथ ही आनंद गिरी के संपर्क में रहे लोगों से भी पूछताछ कर सकती है सीबीआई। आनंद गिरी के मोबाइल डिटेल भी खंगाले गए हैं और इस मामले में हरिद्वार के कई प्रॉपर्टी डीलर भी रडार पर आ सकते हैं। इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब सच्चाई सामने आ गई। भैया एजेंसियां काम कर रही है, इनको करने दो, सब। और इसी पर बातचीत करने के लिए सत्येंद्र बर्थवाल हरिद्वार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, कल हमने देखा आनंद गिरी के आश्रम पहुंची है सीबीआई और बहुत सारी चीजों को उसने अपने कब्जे में भी लिया है। लगातार पूछताछ वहां के लोगों से और आनंद गिरी से भी। आज अब किस तरह से सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है आज भी हरिद्वार में ही रहेगी सीबीआई? बिल्कुल बिल्कुल नीलू, क्योंकि सीबीआई की टीम कल देर शाम आनंद गिरी के इसी आश्रम में पहुंची थी जहां पे अभी हम मौजूद हैं। और आज भी सीबीआई की टीम हरिद्वार में है। यहां हरिद्वार में आज भी सीबीआई की टीम उन ठिकानों पे पहुंचेगी जहां पे आनंद गिरी कुछ समय पहले रहे थे। यानी कि आनंद गिरी कहाँ रहे थे, आनंद गिरी किन किन लोगों से आनंद गिरी की बातचीत हुई, उन लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी। यहाँ तक कि कई और आश्रम हैं जहां सीबीआई की टीम आज जा सकती है। ये सूत्रों द्वारा कुछ जानकारियां मिली हैं और ये भी बताया जा रहा है नीलो, क्योंकि जो लैपटॉप आनंद गिरी का इसी आश्रम से मिला है, उस लैपटॉप के अंदर की जो छानबीन भी सीबीआई कर रही है। सीबीआई जो आनंद गिरी का जो मोबाइल नंबर है या जिन लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उन नंबरों को भी खंगाल रही कि आखिर वो लोग कौन हैं, किन लोगों से आनंद गिरी ने बीते 2-3 महीनों में बातचीत की है। ये पूरा एक जांच के विषय अभी बना है। सीबीआई की टीम पूरी अभी जांच पड़ताल कर रही है कई जगहों पे और रेड की भी अभी बात चल रही है। नीलू, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। तो सीबीआई की टीम आज भी हरिद्वार में रहेगी और यहां पर जांच पड़ताल वो आगे भी बढ़ाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं उत्तराखंड में सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग एक होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दे दिए हैं। जल्द ही कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। साथ ही सीएम ने कहा कि जमरानी और सौंग बांध के काम में तेजी लाए, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की स्टडी की जाए। सीएम ने सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसले लिए हैं। और कर्मकार कल्याण बोर्ड से अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल की आखिरकार विदाई हो ही गई। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के करीबी सत्याल को हटा दिया गया। त्रिवेंद्र कार्यकाल में हरक सिंह को हटाकर सत्याल की ताजपोशी हुई थी और लंबे समय से हरक सिंह रावत सत्याल को हटाने की मांग कर रहे थे। वहीं कर्मकार बोर्ड के सचिव मधु नेगी चौहान को भी हटाया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि श्रम सचिव हरबंस चुग को भी कर्मकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन भी दिया गया है। चुग गुरुवार को रिटायर हो रहे थे, जबकि पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को बोर्ड का नया सचिव बना दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ जा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन के लिए क्यों 7 अक्टूबर का ही दिन तय किया है और 7 अक्टूबर के साथ साथ बाबा केदार से कैसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास रिश्ता, वो देखिए जरा इस रिपोर्ट में। भगवान केदारनाथ के धाम में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को केदारनाथ में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। लेकिन उससे भी खास है 7 अक्टूबर की वो तारीख जिसे प्रधानमंत्री ने केदारनाथ दर्शन के लिए चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 अक्टूबर को केदारनाथ आने की खास वजह है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक इसी दिन उनको 20 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार से
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और बतौर सीएम उनका कुल कार्यकाल 12 साल 227 दिन का रहा, जो गुजरात में किसी भी मुख्यमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल है। और 26 मई 2014 को उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसलिए जिस 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, उसी के 20 साल पूरे होने पर वो प्रधानमंत्री बनकर फिर से केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार केदारनाथ आ चुके हैं और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ तब आए जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी साल 2017 में, और अब प्रधानमंत्री का ये केदारनाथ का 5वां दौरा है, और वो भी तब जबकि साल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनकर 4 बार बाबा केदार के दर्शन किए। सबसे ज्यादा बार केदारनाथ जाने वाले पीएम भी वही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 3 मई 2017, 20 अक्टूबर 2017, 7 नवंबर 2018 और 18 मई 2019 को केदारनाथ आ चुके हैं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद पर 20 साल पूरे होने के मौके को प्रधानमंत्री मोदी बेहद खास बनाना चाहते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और नशे के खिलाफ चंपावत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 9 किलो से ज्यादा चरस की खेप बरामद की है, जो इस साल का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट है। चंपावत एसपी के मुताबिक पुलिस 1 महीने के अंदर 18 अभियुक्तों से 17 किलो चरस और 30 ग्राम स्मैक बरामद की है। 9 किलो चरस के साथ पकड़े गए तस्कर पिता और पुत्र नैनीताल मुक्तेश्वर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। और सोशल मीडिया पर एक मगरमच्छ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। यह वीडियो रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। सड़क पर चलता हुआ एक भारी भरकम मगरमच्छ दिखाई दे रहा है। कार में सवार कुछ युवकों ने मगरमच्छ का वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। और चमोली में बुधवार को फिर से एक बार लैंडस्लाइड देखने को मिला। भारी मलबे के चलते सड़क बंद हो चुका है। हम आपको 2 तस्वीरें इस वक्त दिखाएंगे। पहली तस्वीर निजमुला ईरानी मार्ग पर पटेला की है, जहां पर भारी बोल्डर और मलबा आने के चलते रोड बंद हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकेंगे कि किस तरह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देर शाम टंगड़ी के पास अचानक पहाड़ से मलबा आ गया। एनएच की टीम मलबा हटाने के काम में इस वक्त जुटी हुई है। और नैनीताल में आम आदमी पार्टी की रोजगार गारंटी यात्रा के दौरान बीजेपी समर्थक महिला के हंगामे के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी और कांग्रेस की साजिश बताया। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को इस मामले में माहिर बता दिया। बोले तो बोलने दो। रोजगार गारंटी यात्रा के पहले ही दिन नैनीताल में मंच पर पीएम मोदी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद अब आप नेता यात्रा में शामिल होने वाले लोगों पर खास नजर रखने की बात कह रहे हैं। यात्रा को अभी अल्मोड़ा, सोमेश्वर, कपकोट और बागेश्वर से गुजरना है। ऐसे में वहां के आप नेता प्रशासन से अराजक तत्वों पर निगरानी की मांग कर चुके हैं। हालांकि इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से ये सब करवाया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता इस प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उससे विपक्षी दल पूरी तरह बौखला गए हैं। और ये सारा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्लांटेड लोग हैं, जो कि रैलियों को जानबूझ के खराब करने का प्रयास करते हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि कोई राष्ट्रीय दल ऐसा नहीं करेगा। इन कामों में आम आदमी पार्टी माहिर है और बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी का काम जनता को पसंद आ रहा है, इसी वजह से हमें ऐसा करवाने की जरूरत नहीं है। जनता खुद जवाब दे रही है। यहाँ तक आम आदमी पार्टी का जो आरोप है, ये बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों में कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेजती है। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो मोदी जी का प्रशंसक रहा हो, उसके मन में उनकी विचारधारा गलत लगी हो, तो उसने वहाँ पर विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यक्रमों में नहीं जाता और न ही कोई व्यवधान उत्पन्न करता है। आम आदमी पार्टी क्या कहती है, क्या नहीं करती है, ये अलग बात है। क्या पता, ये तो मास्टरमाइंड लोग हैं, किसी को बना के ही भेज दिया होगा। हमारा तो कोई कार्यकर्ता उनके पास गया नहीं, ना अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हुई है।
बहरहाल रोजगार गारंटी यात्रा आपकी अभी चल रही है और यात्रा में लोगों का हंगामा पार्टी नेताओं की बेचैनी भी बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा से किशन जोशी और देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और उत्तराखंड में पहली बार सरकारी स्कूल की लड़कियां भी ड्रोन बनाने से लेकर उड़ाना तक सीख गईं और अब इनमें से 3 बच्चे चेन्नई में होने वाले रॉकेट लॉन्चर मिशन का पार्ट बनने की तैयारी में है। प्रदेश में पहली बार सरकारी स्कूल की 130 लड़कियां ड्रोन और सैटेलाइट लॉन्च मिशन का हिस्सा बनी हैं। स्टेम फॉर गर्ल्स प्रोजेक्ट के तहत अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और IBM ने 2 महीने तक स्कूलों में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, जिसके बाद स्टूडेंट्स के टेस्ट लिए गए और उसमें से 30 लड़कियों का सिलेक्शन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए हुआ। अब ये लड़कियां ड्रोन की बारीकियों को सीख उन्हें उड़ाने में माहिर हो गई हैं। पिको सैटेलाइट के बारे में पता चला तो उसमें हमने देखा कि वो सैटेलाइट कैसे रूम का टेम्परेचर नापती है, ह्यूमिडिटी नापती है। और कल हमने ड्रोन बनाना सीखा, ड्रोन कैसे चलता है, वो किस किस काम में यूज़ आता है, ये सब सीखा हमने कल। को कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो भी हमने फ्यूजन 360 में किया। उसके बाद हमने उसे एनसिस सॉफ्टवेयर में एनालाइज किया। फिर हमने पिको सैटेलाइट के बारे में जाना कि उसमें कौन कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं, क्या क्या यूज़ होता है उसे बनाने के लिए। अब इनमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन अगले साल चेन्नई में होने जा रहे मिशन रॉकेट लॉन्चर में होना है। इसको लेकर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों ही तैयारी में लगे हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, इनको ये अपॉर्चुनिटी AIF और उसकी जो सहयोगी संस्थाएं वो दे रही हैं। ट्रेनिंग सेशन में 2 महीने की ट्रेनिंग थी और वर्चुअल सेशंस होते थे बच्चों के साथ। इनफैक्ट कुछ लाइव सेशंस भी हुआ और कल हमने देखा कि बच्चे बहुत सारा लाइव सेशन करके खुद से डेवलप किया। इन्होंने ड्रोन्स खुद से बनाए, पूरा ड्रोन बिल्ड किया और उसके बाद सैटेलाइट्स भी खुद से बिल्ड किए। सरकारी स्कूलों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जहां संसाधनों का अभाव रहता है, वहां इस तरह की सुविधा वाकई में काबिले तारीफ है। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अल्मोड़ा में रामलीला के लिए तालीम पूरे चरम पर है। सांस्कृतिक नगरी में 150 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है और 1 महीने पहले से कलाकार रामलीला का मंचन की तैयारी करते हैं। अल्मोड़ा के भद्रेश्वर में सबसे पहले रामलीला का मंचन लालटेन और छिलके जलाकर किया गया। मंचन करने वाले कलाकार 1 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं और खुद गाने गाते हैं। रामलीला में भैरवी, श्याम कल्याण, जयवंती, ठुमरी, परज, विहाग सहित कई रागों में गाने गाए जाते हैं। कलाकार कई दशकों से लगातार रामलीला का मंचन करते आ रहे हैं। कि मैं लगभग 4 दशक से, मतलब 40 वर्षों से लगभग मैं रामलीला मंच से जुड़ा हूँ। और हमारे यहाँ की जो गायन शैली है, मुख्य रूप से जिस पात्र को मैं अभिनीत करता हूँ उसमें हमारे विहाग है, जयवंती है, सहाना है, तमाम शास्त्रीय रागों पर आधारित हमारी ये रामलीला होती है। शहर में 10 से ज्यादा जगहों पर अब रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी रामलीला है जो अपने 150 साल पूरे कर चुकी है। रामलीला का 150 वर्ष पुरानी रामलीला ये है। ये भद्रेश्वर से रामलीला यहाँ पर है कि सांस्कृतिक नगरी के रूप में ये प्रसिद्ध है। और ये रामलीला चीना खान से पहले शुरू कहते हैं, चीना खान में हुई, उसके बाद भद्रेश्वर में हुई, भद्रेश्वर के बाद ये त्रिपुरा सुंदरी में नीचे रामलीला हुई। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समेटे हुए है। आज तो रामलीला के लिए सभी संसाधन है। जब बिजली भी नहीं हुआ करती थी तब लालटेन और छिलके से रामलीला का मंचन किया जाता था। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए।